नमस्कार। मैं डॉक्टर हमीद अहमद, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। आज हम बात करेंगे कोटा विश्वविद्यालय के बीए पार्ट सेकेंड ईयर के मानव भूगोल के सिलेबस से संबंधित मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में। मित्रों, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने मानव भूगोल की परिभाषा एवं उसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी कड़ी में हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की बात आपसे कुछ डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, परिभाषाओं के आधार पर, उसकी अवधारणाओं के आधार पर, कि मानव भूगोल प्रमुख रूप से पृथ्वी धरातल पर पाए जाने वाले सभी प्राकृतिक और मानवीय तथ्यों के भौगोलिक वितरण का अध्ययन है, जिससे मानव का सरोकार है। अर्थात अगर हम उसके विषय क्षेत्र की बात करें तो निश्चित रूप से मानव भूगोल का विषय क्षेत्र जो है वो बहुत ही विस्तृत है, क्योंकि जहाँ भी मनुष्य के क्रियाकलापों का संबंध होगा, प्राकृतिक एवं मानवीय तथ्यों से संबंधित, वहाँ मानव का दखल होगा और वही मानव भूगोल कहलाएगा। अगर हम इसको कुछ कैटेगरी में बांट दें और अलग अलग करके इसका अध्ययन क्षेत्र डिस्कस करें, तो जो बेसिक बात है सबसे पहले वो ये है कि मानव भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये होगा, यानी पृथ्वी धरातल पर पाए जाने वाली जो मानव जनसंख्या है उसका वितरण, उसकी संरचना, उसका स्वरूप, उसका घनत्व, ये क्षेत्रीय आधार पर हम इसका विश्लेषण करते हैं, इसका वर्णन करते हैं मानव भूगोल के अंतर्गत। अब अगर हम बात करें तो हम ये देखेंगे कि अगर विश्व में जनसंख्या वितरण का जो हमें परिदृश्य दिख रहा है, हो सकता है कहीं जो है वो सघन जनसंख्या पाई जाती हो, कहीं बड़ी विरल जनसंख्या पाई जाती हो, कहीं आबादी ऐसी हो जो बिल्कुल ही पॉकेट में विस्तृत है। तो इसके पीछे पीछे कुछ ना कुछ भौगोलिक या सांस्कृतिक कारण होते हैं। तो हम उनके वितरण का जब हम डिस्कशन करते हैं तो साथ साथ उनके लिए उत्तरदायी कारकों का भी डिस्कशन करते हैं, जो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होता है। इसी तरह से अगर हम जनसंख्या की संरचना की बात करें तो वहाँ हम ये देखते हैं कि महिला पुरुष का क्या स्ट्रक्चर है, और उसमें फिर फैमिली की साइज़ क्या है, परिवार की क्या संरचना है, ठीक है, बच्चे कितने हैं और एडल्ट कितने हैं और बुज़ुर्ग कितने हैं, जिसको हम पिरामिड के साथ शो करते हैं, जिसको हम पॉपुलेशन पिरामिड कहते हैं। उसके आधार पर भी हम किसी देश या प्रदेश की जनसंख्या संरचना को प्रदर्शित करते हैं, तो हम उन चीज़ों को भी इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि अगर जनसंख्या का जो प्रारूप है, उस प्रारूप के पीछे क्या भौतिक और सांस्कृतिक कारण है, उसका भी अध्ययन हम साथों साथ करते रहते हैं। इस तरह से जनसंख्या का बड़ा एक विस्तृत अध्ययन जो है वो मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। और अगर हम आगे बढ़ते हुए ये देखें कि अब इसका दूसरा पहलू क्या है, तो दूसरी चीज़ जो जनसंख्या भूगोल के यानी मानव भूगोल के अंतर्गत शामिल की जाती है वो है प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों के बिना जाहिर है मानवीय जीवन संभव नहीं है। तो इसलिए पृथ्वी धरातल पर या पृथ्वी के बाहर आंतरिक भागों में, चाहे वो स्थल भाग हो चाहे वो जल भाग हो, वहाँ किस प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, उन संसाधनों की उपलब्धता, उनका वितरण और उनकी मात्रा का अध्ययन भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता ही इस बात को प्रमाणित करती है कि वहाँ मानवीय विकास का स्तर क्या होगा, मानव के विकास का स्तर क्या होगा। जहाँ आसानी से पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध होंगे, निश्चित रूप से वहाँ मानव का विकास का स्तर जो है वो अच्छा होगा, ऊंचा होगा। इसके विपरीत जहाँ संसाधनों का अभाव होगा, वहाँ जाहिर है विकास का स्तर कम होगा,
इसीलिए जितने भी प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं इस धरातल पर, उनके वितरण का और उनके उत्पादन का, उनकी मात्रा का अध्ययन भी मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि संसाधनों के बिना मानव का विकास संभव नहीं है, मानव का जीवन यापन संभव नहीं है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसको संसाधनों के अध्ययन को भी मानव भूगोल के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अब हम ये देखते हैं कि जहाँ मानव है और उसके साथ संसाधनों का वो दोहन करता है, तो जाहिर है उसके साथ उसका एक इंटरैक्शन हो जाता है, एक संबंध स्थापित हो जाता है। ठीक है, संसाधनों के दोहन की जो प्रक्रिया होती है, जो उसकी प्रकृति होती है, जो उसका तरीका होता है, वो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का होता है। जहाँ कृषि आधारित संसाधन है, वहाँ अलग तरह की अर्थव्यवस्था होगी। जहाँ उद्योग से संबंधित संसाधन उपलब्ध है, वहाँ अलग तरह की व्यवस्था होगी। इसी तरह से जहाँ जंगल आदि पाए जाते हैं, चारागाहें पाई जाती हैं, वहाँ पाई जाने वाली जो अर्थव्यवस्था होगी वो अलग तरह की होगी। इसीलिए संसाधनों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है जब हम मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं। फिर क्या होता है कि मानव भूगोल का एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है सांस्कृतिक पक्ष जो है इसका, यानी जब मानव इस धरातल पर विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उपयोग करता है, उसका दोहन करता है, तो निश्चित रूप से उसकी कई तरह की क्रियाएं संपन्न इसमें होती हैं उसके साथ साथ। तो उन सारी क्रियाओं के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक परिदृश्यों का निर्माण होता है इस धरातल पर। अब चाहे उसके कृषि करने का तरीका हो, चाहे उसके पशुपालन का तरीका हो, चाहे उसके जो है वो खान पान का तरीका हो, उसके रहन सहन का तरीका हो, उसकी बोलचाल का तरीका हो, उसके तीज त्यौहार हों, ये तमाम तरह के सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण क्षेत्रानुसार, परिस्थितियों के अनुसार, पर्यावरणीय अनुकूलता के अनुसार जो है वो इस धरातल पर विकसित होता है। और ये सारी संस्कृतियाँ जो भी मानव के द्वारा निर्मित की जाती हैं, वो कहीं ना कहीं हमें मानव के इतिहास के अध्ययन में सहायक होती हैं और मानव के वर्तमान को भी समझने में हमें उससे जो है वो सहायता मिलती है। इसलिए सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन भी मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। और विशेष रूप से हम जब ट्राइबल कल्चर का अध्ययन करते हैं, आदिवासियों का अध्ययन करते हैं, जनजातियों का अध्ययन करते हैं, तब उसमें इस तरह की चीज़ें हमें और बहुत ज़्यादा दिलचस्पी पैदा कर देती हैं और हम उसका बड़ा इंटरेस्ट के साथ उसका अध्ययन करते हैं। उससे हमें पता चलता है, क्योंकि जब हम किसी संस्कृति की हम बात करते हैं, किसी कल्चर की जब हम बात करते हैं, तो जाहिर है उसका एक टोटल वे ऑफ लाइफ होता है, उसका समग्र जीवन जीने का जो तरीका होता है वो कल्चर होती है किसी सोसाइटी की, किसी समाज की। अब वो समग्र जीवन में उसका सब कुछ आ जाता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये तमाम सारे पहलू उसमें जो है वो शामिल हो जाते हैं। इसीलिए हम मानव भूगोल में इन सब चीज़ों का बड़ा विस्तृत अध्ययन करते हैं। ठीक है, और अगर हम आगे बढ़ें इसी के साथ साथ, तो मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो और इसका आयाम बढ़ता जाता है। और इसी के साथ साथ चूँकि मानव जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से अपना जीवन यापन करता है, तो जाहिर है उस जीवन यापन करने के लिए उसे वहाँ उपस्थित वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना पड़ता है। इसीलिए मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम इस चीज़ को भी शामिल करते हैं जिसे हम कहते हैं मानव वातावरण समायोजन का अध्ययन। तीसरा जो हमारा बिंदु है वो चौथा बिंदु जो हमारा है वो मानव वातावरण समायोजन का अध्ययन। अब इस समायोजन के साथ क्या करता है मानव, जैसी भी पर्यावरणीय परिस्थितियां होती हैं, अब वो जैसे हम जानते हैं, हमने पढ़ रखा है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में कैसी पर्यावरणीय परिस्थितियां होंगी, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में कैसी पर्यावरणीय परिस्थितियां होंगी और भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में कैसी पर्यावरणीय परिस्थितियां होंगी। अलग अलग तरह की ये जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के साथ मानव समायोजन स्थापित करता है। वो समायोजन के उसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि जैसी परिस्थितियां हैं वैसा वो अपने आप को उसके अनुकूल बना ले, जिसे हम अनुकूलन कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर परिस्थितियों के साथ वो अनुकूलन नहीं करता है, उसमें शक्ति है, उसमें साहस है,
उसमें मानसिक अगर जो है वो समृद्धता है, तो उसके आधार पर फिर वो क्या करता है, उन विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुसार परिवर्तित करने का भी प्रयास करता है। तो ये दोनों चीज़ें पर्यावरण के साथ समायोजन में सहायक होते, दोनों तरीके हैं। या तो उसके पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ अपने आप को बदल ले, या अपने अनुसार पर्यावरणीय परिस्थितियों को बदल दे, ताकि जो भी परिस्थितियाँ वहाँ है उनके जीवन के लिए वो अनुकूल हो जाए। इसीलिए हम देखते हैं कि मनुष्य के अलग अलग क्षेत्रों में जब हम इन जिसकी हमने बात की कि चाहे वो फ्रिजिड जोन में हो, चाहे वो टेम्परेट जोन में हो, चाहे वो ट्रॉपिकल जोन में हो, पर्वतीय भूभागों में हो, मरुस्थलीय भूभागों में हो, नदी तटीय क्षेत्रों में हो या समुद्र तटीय क्षेत्रों में हो, तो अलग अलग जो भी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उसी तरह से उनके रहन सहन का तरीका, उनकी आर्थिक व्यवस्था, उनकी सामाजिक व्यवस्था, उनकी राजनीतिक व्यवस्था, वो सारी कुछ भिन्न होती है, अलग अलग पाई जाती है। उनके वस्त्र अलग अलग हो जाते हैं। एस्किमोस के बारे में आप देखें, उनका वस्त्र कैसा होता है। जो जंगलों में ट्राइब रहती है, चाहे वो पिग्मीज़ वगैरह हो, मसाई वगैरह हो, उनके रहन सहन का तरीका क्या है, पेड़ों पे निवास करने लगते हैं। मैदानी भागों के लिए बढ़िया एक विकसित कृषि करते हैं और बड़ा अच्छा जीवन यापन करते हैं। इसी तरह से तटीय भागों के लोग जो है वो फ़िश कैचिंग पे और समुद्री संसाधनों पर निर्भर होते हैं, तो उनका लाइफ स्टाइल एक अलग तरह का होता है। इसी तरह से उनकी खान पान की व्यवस्था बदल जाती है, ठीक है, खाने का तौर तरीका बदल जाता है। इसके विपरीत जब हम देखते हैं अर्बन एरियाज़ में बात करते हैं, शहरों की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर एक अलग होता है। यहाँ के वातावरण के साथ भी मानो अपना समायोजन स्थापित करता है। या हम यूँ कहें कि एक देश से दूसरे देश में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अगर कहीं मनुष्य चला जाता है, तो वहाँ की जो नवीन परिस्थितियाँ होती हैं उसके साथ भी वो समायोजन स्थापित करता है, तभी उसका जीवन चल पाता है। अगर उसने पर्यावरण के साथ समायोजन नहीं किया, चाहे वो तरीके कुछ भी हो, उनके अनुसार अपने आप का अनुकूलन कर ले या उनको अपने अनुसार बदल दे, अगर ऐसा नहीं होता है तो उसकी जीवन की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है या बाधित होती है। इसीलिए हम विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली पर्यावरणीय भिन्नताओं के साथ मानव के जो समायोजन का सिस्टम है, जो तरीका है, उसका भी अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। एक बात तो ये होगी। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो हम एक पहलू का और अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्थानिक संगठन का अध्ययन। स्थानिक संगठन का मतलब ये हुआ कि जब मानव पर्यावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है, अपने विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों का संपादन करता है, तो उसके साथ साथ बहुत तरह की ऑर्गेनाइजेशन का भी विकास वो होता है, डेवलप होता है। अब चाहे उसके सामाजिक सांस्कृतिक संगठन हो, क्योंकि ये सारे संगठन किसी न किसी रूप में सोसाइटी को नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम करते हैं या सोसाइटी को बेहतर तरीके से संचालित करने का काम करते हैं, ठीक है। तो कई सारे तीज त्यौहार है और कई सारी चीज़ें हैं, हर जगह के क्षेत्रानुसार, उनकी संस्कृति के अनुसार ये तमाम तरह के संगठन भी अलग अलग होते हैं। कहीं पितृसत्तात्मक सत्ता है तो कहीं मातृसत्तात्मक सत्ता है, कहीं डेमोक्रेसी है तो कहीं ऑटोक्रेसी है, कहीं अलग तरह की राजशाही है। ये सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। पर इसके साथ साथ बहुत सारे आर्थिक संगठन भी होते हैं, जैसे कि कोई विशेष जगह है जहाँ जो है पर्याप्त मात्रा में उपजाऊ मैदान है और सिंचाई के साधनों की उपलब्धता है, तो निश्चित रूप से वहाँ एक विकसित कृषि की जाती है, तो वो कृषि का एक अपना संगठन हो जाता है। अधिकांश लोग वहाँ कृषि का कार्य करते हैं और वहाँ की ऋतुओं के अनुसार, वहाँ के सीजन के अनुसार अलग अलग की फसलों का उत्पादन करते हैं। दैट विल बी एन एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक सिस्टम डेवलप हो जाता है, एक स्थानिक संगठन डेवलप हो जाता है। जैसे हम जंगलों की बात करते हैं जब आदिवासियों की, तो वहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, ठीक है। और मैदानी भागों की बात करते हैं तो कई तरह की कृषि वहाँ होती है, चाहे वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर हो, चाहे एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर हो, चाहे वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर हो, चाहे वो एनिमल हर्डिंग हो, कई तरह की चीज़ें जो हम प्रैक्टिस करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन और इकोनॉमिक कंडीशन और लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं मानव के विकास का क्या स्तर है, इन सारी चीज़ों को पर ये सारी बातें निर्भर होती हैं। इसी तरह से अगर हम मिनरल एरियाज़ की बात करें तो हम यहाँ देखते हैं कि एक स्थान विशेष पे एक विशेष प्रकार का जो है वो खनिज संसाधन पाया जाता है, तो वहाँ जो है वो अधिकांश जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो खनिज संसाधनों पर निर्भर होती हैं, उनका दोहन करते हैं।
तो वहाँ एक तरह का जो आर्थिक संगठन बन जाता है कि भाई ये खनन रूपी कार्य यहाँ होता है, तो एक जो है माइनिंग एसोसिएशन हो जाती है, वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। इसी के साथ साथ जहाँ उद्योगों की स्थापना की जाती है, बड़े बड़े उद्योग लगाए जाते हैं, तो वहाँ जो एक औद्योगिक संगठन निर्माण हो जाता है। तो मानव की आर्थिक और सामाजिक क्रियाएं जो भी हैं या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, वो अलग अलग तरह के संगठनों का निर्माण समय समय पर करती हैं, और उन सब का कहीं ना कहीं उनकी सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक क्रियाओं के संचालन में उनका रोल होता है, उनकी भूमिका होती है। इसीलिए उसको भी हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं, जितनी बातें अभी हमने की, चाहे वो पॉपुलेशन का अध्ययन हो, चाहे प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन हो, चाहे वो सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन हो, चाहे जो है वो वातावरण समायोजन का अध्ययन हो, चाहे वो स्थानिक संगठन का अध्ययन हो, ये तमाम सारी चीज़ें समय के साथ परिवर्तित होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, यानी उनका अनुक्रमण होता रहता है। इसीलिए मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में हम जो है वो एक और तत्व को जोड़ते हैं, एक और शीर्षक को जोड़ते हैं, जिससे हम कहते हैं कालिक अनुक्रमण, टेम्पोरल सक्सेशन जिसे कहते हैं। यानी इन मानव का जो पर्यावरण के साथ संबंध है, जो उसका विकास है, जो उसकी तमाम सारे क्रियाकलाप हैं, उनमें समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम प्राचीन मानव की बात करें, जो जंगलों में निवास करता था, वहाँ जो है वो भोजन एकत्रण करता था, शिकार करता था और कंदमूल फल खाता था, वही मानव जब धीरे धीरे विकास करता गया तो कई तरह की सभ्यताएं विकसित होती चली गईं। फिर हम कहते हैं कि साहब वो जो है कॉपर सिविलाइजेशन आई, और फिर उसके बाद जो है वो एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन आई, फिर रिवोल्यूशन आया, फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया। तो समय के साथ साथ ये कई तरह की क्रांतियाँ भी आई मानव जीवन में। तो वो जो जंगलों में बिल्कुल पशुओं की तरह अपना जीवन यापन करता था मनुष्य, वो आज बड़े बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहने लगा। और सिर्फ यही नहीं, एक बड़े उच्च स्तर का नगरीकरण भी हुआ, और कृषि का विकास भी हुआ, पशुपालन का भी विकास हुआ, और आज मानो सिर्फ पृथ्वी सतह पर ही नहीं बल्कि अन्य ग्रहों पर भी अपने निवास करने का प्रयास करने लगा है, और उसकी आशाएं जगने लगी हैं। कई सारे ग्रहों की खोजबीन कर रहा है, और वो जो है अंतरिक्ष में बिल्कुल एक ऐसा प्राणी बन के उभरा है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते आप। 500 साल पहले या 100-200 साल पहले ऐसा कुछ होता। आज मानो जो वो अंतरिक्ष में अनुसंधान कर रहा है, और वहाँ चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो मंगल ग्रह हो, वहाँ जीवन की संभावनाएं तलाशने लग गया है, और वहाँ के संसाधनों का उपयोग करने का प्रयास कर रहा है। इस तरह से समय के साथ साथ मानव के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास में भी परिवर्तन होता गया है। और जब हम कालिक अनुक्रमण की बात करते हैं, समय के साथ परिवर्तन की बात करते हैं, समय के साथ उसके विकास के विभिन्न आयामों की बात करते हैं, तो उससे हमें मानव के इतिहास का भी पता चलता है कि प्रारंभ में क्या स्थिति थी मानव की, और वर्तमान में क्या स्थिति पहुंच गई है मानव की, तो उसके इतिहास का भी अध्ययन हो जाता है। तो इस तरह से हम मानव भूगोल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अध्ययन करते हैं, चाहे वो जनसंख्या से संबंधित हो, चाहे वो उसकी आर्थिक क्रियाओं से संबंधित हो, चाहे वो अन्य उसके सामाजिक संगठनों से संबंधित हो, उसकी सांस्कृतिक परिदृश्य से संबंधित हो। ये सारी चीज़ें मानव भूगोल की विषय वस्तु हैं, जिनका हम बहुत ही अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर, अलग अलग समाजों के आधार पर, अलग अलग संगठनों के आधार पर क्षेत्रीय अध्ययन करते हैं। और फिर हम यूँ कहें समग्र रूप से अगर हम बात करें, तो मानव के समस्त क्रियाकलापों का जो भी अध्ययन है क्षेत्रानुसार किया जाता है, या उन क्रियाकलापों का जो वितरण है धरातल पर, उसका अगर हम अध्ययन करते हैं, तो वो संपूर्ण अध्ययन जो है वो मानव भूगोल की विषय वस्तु है, या हम यूँ कहें कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होता है। ओके, मैं समझता हूँ कि आप काफ़ी क्लियर हो गए होंगे। मैं आज अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।